हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी के जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है 1262 पदों के लिए, उसका स्टडी मटेरियल लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उस संबंध में मैं एक ऑलरेडी बुक पूरी प्रैक्टिस सेट्स की कवर कर चुका हूँ, यूथ कंपटीशन टाइम्स की। और अब हम ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। मात्र 2 प्रैक्टिस सेट बचे हैं। आज आपकी बुक ये मैं खत्म कर दूंगा। 14वां प्रैक्टिस सेट अभी कर रहे हैं। एक आपको हमेशा की तरह शाम को 7 से 8 बजे के आसपास मिल जाएगा। तो आज हमारी बुक ये खत्म हो जाएंगी। इसके बाद आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी अच्छा रहता है। पहला, तामसिक का विलोम क्या होगा? तो आपने देखा होगा तामसिक भोजन, सात्विक भोजन। तो आपका क्या होगा? सात्विक। अगला, निद्रा का विलोम क्या है? तो निद्रा का क्या होगा? अनिद्रा। ठीक है, अनिद्रा। इसके अलावा हाँ, सामिश, सामिश का बहुत पूछता रहता है। सामिश का होता है निरामिश। ठीक है, ये याद रखिएगा, सामिश का निरामिश। आगे, शोक का विलोम क्या है? सिंपल है, तो शोक का क्या होगा आपका? हर्ष। अब देखते हैं पैसेज। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। इस प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देकर साहित्य का निर्माण करता है। मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य की सत्ता संभव नहीं। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र भी मानव ही है। साहित्य और समाज का प्राण और शरीर की भांति गहन रिश्ता है। साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं और अच्छे समाज का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं। समाज को साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है और साहित्य समाज से गौरवान्वित होता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रभावित होता है। साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र की नींव है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। साहित्य अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। अब देखते हैं इसमें, व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों के होने का क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? आदमी का क्रियाशील होना, कि आदमी क्रियाशील होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। साहित्य सृजन के लिए डैश क्या आवश्यक है? तो साहित्य सृजन के लिए आप देखेंगे काम, क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। समाज साहित्य में उसी तरह जुड़ा है जैसे देह और प्राण, ऑप्शन बी। अगला, इसका बी होगा। कौन क्रियाशील प्राणी है? तो साफ दिख रहा है आपको, मनुष्य इसमें क्रियाशील प्राणी है। समाज में समय समय पर किसका प्रादुर्भाव होता है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय सभी का आपका उसमें होता है। तो इसमें कौन से सही है? सारा ही आपके सही है। निम्नलिखित में से एक पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन है? जो दही है वो पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आता है। दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है, ये बोला जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? डोर। आंखें फेर लेना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो किसी के प्रति उदासीन हो जाना, ऑप्शन सी। कहते नहीं कि उसको देखकर तुमने आंखें फेर ली, मतलब उसके प्रति उदासीन हो जाना। अगला, किताब का कीड़ा होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब होता है आपका? जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, लगातार किताबों में ही घुसा रहता है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो बहुत अधिक पढ़ने वाला। आगे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपका क्या होता है? जो है सिद्धांत बदलने वाला। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सिद्धांत बदलने वाला। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल किसके लिए यूज होता है? अनल आपका आग के लिए यूज होता है, अग्नि। अनिल आपका हवा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अगला, कोमल का पर्यायवाची क्या है? तो कोमल का पर्यायवाची क्या होता है आपका? मृदु। आपने सुना भी होगा जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी बोलते हैं। तो कोमल इसका मृदु पर्यायवाची है। चींटी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो ये अच्छा है, सीमिका। ठीक है, सीमिका जो है चींटी का पर्यायवाची शब्द है, अच्छा शब्द है ये भी। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो देखेंगे आप, जो प्रभाकर शब्द है ये भ्रमर का शब्द पर्यायवाची नहीं होता। किसका होता है ये सूरज का पर्यायवाची है। बात करेंगे मधुकर, षटपद, अली,
भौरा, ठीक है, ये सारे आपके भौरे के पर्यायवाची हैं। मधुप, द्विरेफ, ये सभी इसके और पर्यायवाची हैं कुछ। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, तो ये क्या होता है, चिड़िया। ऑप्शन ए वाला जो है ये हमारा सही होगा। बिंदु का बहुवचन क्या है, तो बिंदु का बहुवचन आपका बिंदु ही है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला, गंगोर्मी में निम्न में से कौन सी संधि है, तो जलोर्मी मैंने आपको पढ़ाया था, जल प्लस उर्मी, गंगा मतलब गंगोर्मी मतलब गंगा प्लस उर्मी, तो इसमें कौन सी संधि है, ए और ओ की मात्रा बीच में दिखाई दे तो क्या मिलेगा आपको, गुण स्वर संधि उसमें मिलेगी। अगला, उच्चारण में क्या संधि विच्छेद होगा, उत प्लस चारण, और क्या है इसमें, इसमें आपकी व्यंजन संधि है, उत प्लस चारण, ऑप्शन सी। अगला, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद आपका क्या है, ऋक प्लस वेद, ठीक है, ऋक प्लस वेद, और इसमें क्या है आपकी, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है, का आपका गा में बदल जाएगा, आधे गा में। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में आपका स्वरों का मेल होता है, 5 प्रकार की होती है, हमने बात कर ली है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, अगर आप देखेंगे, कान, दिन, बाहर और यमुना, तो इसमें से कौन सा जो आपका शब्द है, दिन, ये आपका तत्सम शब्द है। जमुना का क्या होता है, यमुना। बाहर का आपका क्या होगा, वाह्य, और कान का कर्ण। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है, तो साफ आपको दिख रहा है जो पहला शब्द है मृत्तिका, किसके लिए यूज होता है, मिट्टी के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है, तो धूम्र का क्या होता है, धुआं, ठीक है, धुआं। देखिए जुए का क्या होता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, द्यूत, ठीक है, द्यूत आपने सुना होगा, द्युत क्रिया सुनी होगी, है ना, तो जुआ इसको लिए बोला जाता है द्युत। भौरे का क्या होता है आपका, भ्रमर होता है। इसके अलावा अगर बात करें जो, इसमें तो और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, वह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, देखिए खट्टा होता है, खट्टी के लिए नहीं आता। कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है, तो देखिए उसका मकान बहुत अच्छा है, ये सब बिल्कुल आपका सेंटेंस सही है। अधोलिखित में कौन सा कथन सही है, डॉक्टर साहब मरीज देखने गए हैं, लड़का लोग खेलता है, राम अनेकों बार, अनेकों कुछ नहीं होता, अनेक शब्द होता है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आ रहे हैं ये आपका सही है। इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है जहां पर आपका कारक चिन्ह का लोप हो जाए, तो अगर आप देखेंगे आशातीत, ठीक है, आशातीत किसके लिए यूज किया जाता है, देखिए जो आशा से परे हो, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है आशातीत। जैसे आप इंद्रियातीत यूज किया जाता है, जो इंद्रियों से परे हो या इंद्रियों की समझ से परे हो, इंद्रियातीत। तो आशातीत में आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। अष्टाध्यायी में तो मैं आपको बता चुका हूं, 8 अध्यायों का समाहार, इसमें द्विगु समास है। आजन्म में आपका क्या लगा है, जब पूर्व पद आपका अव्यय हो, यानी इसमें अव्ययी भाव समास है। आगे, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसके मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो 31वें का आंसर है आपका सी। 32वें का आंसर है ऑप्शन ए, 130 और 20, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 33वां जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभी मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा। ऑप्शन ए ये वाला इसमें सही होगा। असंगत का चयन करें, 34वां, √9। अगला, असंगत अक्षर समूह का चयन करें, तो इसमें से असंगत अक्षर समूह कौन सा है, ऑप्शन बी। 36वां, इसका है ऑप्शन ए, IKUS। 37वां, ऑप्शन ए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला, 38वां, कौन सा पद शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा, तो 38वें की बात करें अगर, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेयर। 39वां, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें। 39वें का सही आंसर है ऑप्शन डी। 40वां, वही आपका डाइस वाला खोल के दिखा रखा है पूरा। 40वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से पहले। 41वां देखते हैं। पी प्लस क्यू पी का पुत्र है, ये वाला जो प्रश्न है आपका, इसका सही आंसर है सी, ए सी का मामा है। 42वां ऑप्शन डी आपका इसमें सही है, कॉन्वल्जन। अगला 43वां, इसका ऑप्शन है ए, केवल धारण या धारणा। ए निहित है, एक निहित है, माफ कीजिए, इसमें आप पहले देख लीजिए, माफ कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए आप। अगला 44वां जो कैलेंडर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन है सी, बुधवार। अगला 45वां और अंतिम प्रश्न, इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, तो यही हमारे सारे रीजनिंग के प्रश्न थे। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखते हैं आप सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज के प्रश्न। पहला, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी आपको पता ही होगी, दो नदी वेस्ट फ्लोइंग है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, काफी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती। तो ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना बनी है गुजरात में। और देखिए जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम है, उसके जलाशय के बाद इसका जो जलाशय है सबसे ज्यादा बड़ा है, इसको वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी पर बहुत इंपॉर्टेंट डैम कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीसाइलाम डैम, इसी के ऊपर स्थित है। और कृष्णा नदी पर एक डैम और बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगातार पूछता रहता है, अलमट्टी डैम। अलमट्टी डैम कृष्णा नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलमट्टी डैम। इसके अलावा देखिए चिनाब, चिनाब पे तो मैंने आपको बताया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डैम बने हुए जो लगातार पूछता है आपसे। चारों के नाम मैंने आपको बताया था, चारों को बिल्कुल आप याद कर लीजिए, कभी भी आपसे पूछता रहता है अलग अलग करके। तो सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार और रतले, ये चार डैम है चिनाब के ऊपर। ठीक है, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार और रतले डैम। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है झेलम नदी के ऊपर, उसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी के ऊपर है। चिनाब के ऊपर चार है, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार और रतले। देखिए बेतवा पर वैसे तो बहुत नेशनल लेवल के कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट इस पर बने हुए हैं। एक तो बेतवा पे देखिए, याद रखिएगा, ललितपुर के आसपास बना हुआ है माटा टीला डैम। माटा टीला डैम को रानी लक्ष्मीबाई डैम के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिए। इसके अलावा बेतवा पर एक और है राजघाट बांध। ठीक है, तो राजघाट और माटा टीला, इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, ये आपके ललितपुर के पास स्थित है, बेतवा नदी के ऊपर। उत्तर प्रदेश के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे चलते हैं, अलमट्टी डैम और नागार्जुन सागर याद रखिएगा, बहुत पूछता है मैचिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु की विशेषता है? तो इसमें विषाणु की विशेषता क्या होता है आपका? विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगणित होते हैं। विषाणु में वसा और कैंसरकारी तत्व देखिए ऐसा नहीं है, ये मेन जो देखिए इनको होस्ट चाहिए होता है। ठीक है, जो भी वायरल आपकी डिजीज होती है, इनको कोई होस्ट चाहिए होता है, मेजबान चाहिए होता है, उसके ऊपर ही अपना ये मल्टीप्लीकेशन कॉपीज वगैरह बनाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये इसमें सही है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो सबसे अच्छे अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा जीता गया था, ब्रेंडन फ्रेजर। बात करें अगर अभिनेत्री की, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला है? मिशेल येहो। ठीक है, YEOH, मिशेल येहो इनका नाम है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? बहुत अच्छा देखिए प्रश्न बनाया है, मैंने कल ही आपको बताया था। तो यह है लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया आपके तीन कंट्रीज के, तीन देशों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा, कीनिया, तंजानिया और युगांडा, इन तीन देशों के बॉर्डर पर शेयर करती है। और खासियत इसकी क्या है? अफ्रीका पूरे महाद्वीप की, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कम इतने सारे देश हैं, उसमें सबसे बड़ी जो लेक है वो यही है। ठीक है, और इसमें देखिए एक ऑप्शन और है टंगनयिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट लेक जो है, दूसरी सबसे बड़ी झील लेक टंगनयिका ही है। तो अगर मैप में देखिए, आप देखेंगे ये रहा आपका लेक विक्टोरिया। ठीक है, सवाल में आपसे क्या पूछा था? इक्वेटर से गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये आ रही है इक्वेटर, यहां से गुजर रही है लेक विक्टोरिया से, ये निकल रही है देखिए यहां से। आपको पता है जो सबसे लंबी नदी है इजिप्ट की, कौन सी है, या पूरी दुनिया की? वो नील नदी है।
इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो इजिप्ट जो नदी है वो आपकी लेक विक्टोरिया से ही निकलती है। कुछ लोग देखिए लेक एल्बर्ट को भी इसका ओरिजिन मानते हैं, लेकिन ज्यादातर सब लेक विक्टोरिया को मानते हैं। तो नील नदी की देखिए दो धाराएं आती हैं, एक आती है व्हाइट नाइल या सफेद नील नदी, एक आती है नीली या ब्लू नील नदी। तो ये दोनों मिलती हैं आपकी नॉर्थ सूडान, जो देश है सूडान, उसकी कैपिटल है खार्तूम, वहां पर ये दोनों मिलती हैं। उसके बाद इसको नील नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, ये निकल रही है देखिए यहां से आपकी नील नदी, सफेद व्हाइट नील नदी। तो व्हाइट नाइल आपकी निकलती है लेक विक्टोरिया से, और यहां से आपको देखिए मैं दिखाता हूं ऊपर, ये है देखिए आपकी ब्लू नाइल, यहां पर आप देख सकते हैं ये है ब्लू नाइल, ये है व्हाइट नाइल, और ये यहां पर है सूडान की कैपिटल खार्तूम। ठीक है, ये आपकी खार्तूम है, यहां पर ये दोनों मिलती हैं नदियां, और इसके बाद ये आप देखेंगे नाइल नदी, नील नदी के नाम से जाना जाता है। और ऊपर फिर ये आपकी यहां पर आकर भूमध्य रेखा, जो आपका भूमध्य सागर है या मेडिटेरेनियन सी है, इसमें आकर ये पूरा गिर जाती है। ये है आपका नील नदी का डेल्टा। ठीक है, तो ये पूरा इसका मैंने आपको मैप दिखा दिया। आई होप आपको इससे चीजें समझ में आ गई होंगी। बात करें अगर जो इजिप्ट की राजधानी है, देखेंगे आप कायरो। ठीक है, इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो, वो नील नदी के किनारे ही पड़ती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉटन का सेंटर है। ठीक है, ऊन वगैरह, सॉरी माफ कीजिए, कपास वगैरह के उत्पादन का काफी बड़ा ये सेंटर है। और देखिए नील नदी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, क्या नाम है, असवान डैम। इसको नासर डैम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो जो भी आपसे पूछे असवान डैम किस नदी के ऊपर है, नील नदी के ऊपर है, तो काफी बड़ा ये डैम है। नासर डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यही फैक्ट्स मुझे लगता है काफी है। आगे चलते हैं, लेक टंगनिका, इसको भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे पूरा ये है आपकी लेक टंगनिका। ठीक है, काफी बड़ी है ये भी लेक टंगनिका, और मैंने आपको बताया अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लेक यही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और तंजानिया देखिए एक वजह से चर्चा में और था, तंजानिया आपको दिख रहा होगा, कैपिटल डोडोमा है। एस जयशंकर ने भी इसको भी हाल ही में विजिट किया था। इसका जो जांजीबार द्वीप समूह है, इसको लोंगो के द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भारत का पहला आईआईटी परिसर स्थापित होने वाला है, जो कि भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी होगा। आईआईटी मद्रास का कैंपस यहाँ पर बनेगा। उसकी चेयरपर्सन कौन बनने वाली है, प्रीति अगलायम जी, जो किसी भी आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर बनेंगी। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो महाराष्ट्र में एक जगह है आपकी पवनार। ठीक है, वहां से इन्होंने ये सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह इसको बोला जाता है, ये आरंभ किया था सन 1940 में। अगला, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के तहत ये प्रावधान किए गए हैं, जो राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 फंडामेंटल राइट्स का भाग है। कौन से पार्ट में है, संविधान के तीसरे भाग में ये स्थित है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। देखिए वैसे तो बहुत सारे कारण थे, जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसके प्रभाव का क्षेत्र सीमित था, आपने देखा होगा केवल उत्तर भारत तक ये सीमित रहा, दक्षिण भारत में, गुजरात में, वेस्ट में कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं था। लेकिन देखिए मुख्य जो इसका फेलियर था वो था क्या, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी। तो देखिए कोई भी जनरल प्लान नहीं था आगे का। मतलब अगर आप विद्रोह जीत भी जाते हैं अंग्रेजों से, तो उसके बाद लीडर आपका कौन है, लीडर इन्होंने चुना था किसको, बहादुर शाह जफर को, जो मतलब काफी ज्यादा वृद्ध थे, लीडरशिप करने में वो सक्षम नहीं थे। उनका जो मिलिट्री कमांडर था बख्त खान, उसने एक तरह से उनकी जगह उसको लीड किया। तो किसी भी एक तरह से हम जनरल प्लान की कमी थी कि हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि देखिए उन प्लानिंग वगैरह का हमें कोई इतना आइडिया नहीं था कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। अंग्रेजों ने बहुत समय तक कॉलोनीज में शासन किया था, उनको पता था कैसे रेवेन्यू वगैरह जनरेट करना है, काफी चीजें उन्हें आइडिया था। तो हमें सबसे पहले केंद्रीय संगठन की कमी थी, कोई हमारा लीडर बहुत क्लियर नहीं था, सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा था, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी अपने जो दत्तक पुत्र था उनका, उसके शासन को बचाने के लिए, क्योंकि 1848 से 56 तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई गई थी डलहौजी के द्वारा। नाना साहब जी अपनी पेंशन वगैरह के इश्यू पर लड़ रहे थे, तो बहुत सारे अलग थे। बेगम हजरत महल जी लड़ रही थी वाजिद अली शाह से, जो अवध का साम्राज्य कुशासन के आधार पर छीन लिया गया था 1856 में, उसके लिए। तो सबके सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट थे, कोई केंद्रीय संगठन की कमी थी। आगे, भारतीय आयकर अधिनियम अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है। तो किसने कहा है कि इसको खत्म करना चाहिए, जो इनकम टैक्स में रिबेट आपको मिलती है, छूट मिलती है। तो केलकर समिति ने ये आपकी
सिफारिश की थी कालेकर समिति ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बर्लिन, स्प्री ठीक है, लंदन, टेम्स नदी ये ठीक है, रंगून इरावाडी रिवर ये भी ठीक है, रोम, देखिए रोम आपका टिग्रिस नदी नहीं, रोम ट्राइवर रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है, इटली का रोम ट्राइवर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही मैच नहीं है। आगे, दिल का दौरा किसके कारण होता है? तो दिल का दौरा किसके कारण पड़ता है आपका? जब आपके हार्ट में इनफ ब्लड आपका पंप नहीं हो पाता, ठीक है, तो एकदम से आपको हार्ट अटैक हो जाता है। आपका क्या है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। आगे, वर्ष 2023 में जारी बाघों की गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में बाघों की संख्या कितनी है? तो अभी आई थी तो उसमें 3167 बताई गई थी। बाद में जो टाइगर डे पर दूसरी रिपोर्ट जारी की गई है अभी हाल ही में, उसमें कितनी बताई गई है? 3682 बताई गई है। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो इसे किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो ये मध्यवर्ती उपभोग व्यय, आपका ऑप्शन सी जो है इसके ये अंतर्गत आता है। आगे, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल आपका क्या होता है? उसके ऊपरी मार्ग का जो निर्बाध चक्र होता है उसे बोला जाता है, ऊपरी मार्ग में निर्बाध चक्र। आगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स संगठन है, ऑप्शन डी। और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अंतर्गत आने वाला पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से, बाद में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाने लगा। आगे, इस समय सबसे ज्यादा जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा टाइगर कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या काफी शानदार है। उसके बाद नंबर किसका है? आपका कर्नाटक का नंबर है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। सार्वजनिक सेवाओं की पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मैंने बताया था आपको, कंप्लीट डिजिटल स्टेट इंडिया का कौन बना है? वो है केरल, ऑप्शन बी। आगे, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो किसको नहीं हुई थी? आपका बटुकेश्वर दत्त को, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त क्योंकि संबंधित किससे थे? मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बॉम्ब फेंका गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बहरों को सुनाना कि वो हमारी बात सुनते ही नहीं है, किसी को मारना उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्यों फांसी हुई थी? इनको फांसी हुई है लाहौर षड्यंत्र मामले में या लाहौर कंस्पिरेसी केस में। क्यों? 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसा दी गई थी। लाला लाजपत राय जी को काफी ज्यादा ये लोग पसंद करते थे। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के बाद मृत्यु हो जाती है। उस समय जो ऑर्डर देता है लाठीचार्ज का, वो एक पुलिस अधिकारी होता है, जेम्स स्कॉट। तो ये लोग लाहौर में जाकर उसको मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन गलती से ये किसी और को वो समझ लेते हैं। तो जेम्स जो सॉन्डर्स होता है, जेपी सॉन्डर्स, उसकी गलती से मृत्यु हो जाती है और इसी के केस में इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है 23 मार्च 1931 को। वैसे गांधी एविन पैक्ट में इस पर डिस्कशन किया जाता है कि इनको आजाद किया जाए, लेकिन मना कर दिया जाता है कि इनका कृत्य इस तरीके का नहीं है कि इनको बाहर छोड़ा जाए अन्य पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह, तो इसलिए इनको नहीं छोड़ा जाता और इनको फांसी की सजा हो जाती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और सरदार भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने वाली घटना से संबंधित थे। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो शोम्पेन जनजाति आपको मिलेगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 63 का क्या होगा? ऑप्शन बी। देखिए, मैं करंट अफेयर्स में डेली मैप आपको कवर करा रहा हूं। अगर आप करंट अफेयर्स का वीडियो मेरा देखेंगे, आप प्लीज जाकर देखिए, उसमें डेली हम एक मैप डिस्कस करते हैं। आज मैंने अंडमान निकोबार का मैप पूरा डिटेल में उसमें डिस्कस किया है। आप अगर उसको देखेंगे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। करंट अफेयर्स भी वन लाइनर की फॉर्म में मैं समझाता हूं, तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है मेरी, आप देखिएगा, अच्छा लगता है तो प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज कोई बात नहीं, जहां से आप पढ़ते हैं आप पढ़ते रहिए। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करेगा? तो उपराष्ट्रपति आपको पता है, जो राज्यसभा होती है उसका चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन कब आपका वोट करता है? जब आपका टाई हो जाता है, उस केस में ये वोट करता है, जिसको कास्टिंग वोट बोला जाता है, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी। वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो 2023 का क्वाड शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था। क्वाड में टोटल कितने मेंबर हैं? जो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये चारों मेंबर इसमें मौजूद हैं। इनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी नौसैनिक अभ्यास चल रहा है, कौन सा?
मालाबार नेवल एक्सरसाइज चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर यह पहली बार आयोजित की जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे कंप्यूटर के प्रश्न देखते हैं। 66वां, वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी उपयोग की जाती है? तो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी उपयोग की जाती है? इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है? तो क्या है? एडोब एक्रोबैट। ठीक है, कल देखिए मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था। एडोब जो ग्रुप है आपका, इसके को फाउंडर थे, उनकी कल डेथ हो गई है, तो वो करंट अफेयर्स में जाकर आप मेरे देख सकते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है ये। फोटोशॉप वगैरह भी आपने सुना होगा, एडोब का फोटोशॉप भी आता है। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? अगर आप देखेंगे तो जो फोर्ट्रॉन है, इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, आईबीएम के द्वारा ये विकसित की गई है। बात करें कोबॉल, तो कोबॉल की फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल की फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है, तो किसकी? पिक्सेल्स की। ठीक है, आपने बोलते भी है जब आपकी फोटो साफ नहीं आती, क्या हो रहा है कि फोटो के पिक्सल फट रहे हैं, इसका रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है। डीपीआई डॉट्स पर इंच क्या मापता है? तो डीपीआई क्या मापता है? कंप्यूटर पर जो पिक्चर की या पिक्सल्स की डेंसिटी होती है ना, उसको ये नापता है डीपीआई। आपने देखा होगा जब जब आप पेंट वगैरह में अपना फोटो एडिट करते हैं, उसमें भी डीपीआई वगैरह आता है, या फिर जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें फोटोज वगैरह में लिखा रहता है कि इतने बाय इतने पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए, डीपीआई से कम नहीं होना चाहिए, तो वो यही बताता है कि फोटो आपका साफ रहे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल्स के घनत्व को बताता है कि प्रति इंच पर कितने डॉट्स हैं। एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, तो कौन करता है? आपका बैक एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बैक एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे, स्क्रीन बैकग्राउंड डैश के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है। आगे, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है फर्मवेयर के नाम से। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए डैश टर्मिनलों का उपयोग करते हैं, तो किस तरह के टर्मिनलों का? आपने सुनी होगी पीओएस मशीन। तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो आपने ऑनलाइन दुकानों पर देखी होगी, जब आप कार्ड वगैरह स्वाइप करते हैं तो उसको पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोला जाता है। डैश का उपयोग कर बैंक पीओ क्लर्क परीक्षा में उत्तर शीट्स चेक की जाती हैं, तो किसमें? आपका ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क कहां है आपका? ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर। आगे, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो हेल्प मेन्यू आपका स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है। निम्न में से कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है? तो क्या है आपका? यूआरएल। ठीक है, यूआरएल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक को किसने बनाया था? तो मैंने आपको बताया था, इनके नाम रट लीजिए, कौन है? एकर्ट और मॉचुली। जेपी एकर्ट, जे प्रेस्पर एकर्ट और मॉचुली। तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था मेरे सॉफ्टवेयर में। तो इसमें देखिए मैंने आपको बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में है, कानपुर में चंद्रशेखर आजाद है। इसके अलावा अगर बात करें, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है आपका अयोध्या में। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है बांदा में। इसके अलावा प्रयागराज का एक बहुत फेमस है सैम हिगिन बॉटम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपका प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो यही सारे आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं। आगे, अवध का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो आपका जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, ये हमने पहले के प्रैक्टिस सेट्स में भी देखा है। आगे, गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सलार, शाकुंभरी देवी, माँ शाकुंभरी देवी के नाम से पेपर मिल भी है आपकी सहारनपुर में। सैयद सलार मेला आपका बहराइच में लगता है, कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है, गोविंद साहब का मेला आजमगढ़ में लगता है। तो सैयद, सी का पहला हो गया, डी का दूसरा हो गया, सी का पहला, डी का दूसरा, एक ही विकल्प में आपका ऑप्शन बी में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना
की गई थी। तो सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का? वो नवाबगंज पक्षी विहार। कहां पर स्थित है ये आपका उन्नाव में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, 1984। अगर बात करें प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो पक्षी अभ्यारण्य है। पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, 1957 में इसकी स्थापना की गई है चंदौली में। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, तो इन ऑप्शन में सबसे छोटा है आपका वाराणसी, 1535 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। आगे 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई कहां पर? आपके प्रतापपुर में। प्रतापगढ़ मत लगाइएगा, प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक वृद्धि दर रही, तो कौन सी में? आपकी छठी योजना में। ठीक है, छठी योजना में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के फरमान मियां को भारत गौरव सम्मान दिया गया है, तो कहां के तो फरमान मियां को दिया गया है? ये प्रयागराज जिले के। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? तो राज्यसभा के द्वारा तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। अनुच्छेद 169 के तहत आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भी आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यहां पर भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। टोटल जो सीट्स हैं हमारे यहाँ वो है 100। आगे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो है आपका सोनभद्र। आगे बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां पर कराया है, तो सरधना में। ठीक है, सरधना में कराया है। आगे महोदया किसका पुराना नाम है? नगर महोदय श्री भी इसको बोला जाता है, ये कन्नौज का पुराना नाम है। हर्षवर्धन की राजधानी ये हुआ करता था। कन्नौज को वर्तमान में इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला ई ऑफिस अपनाने वाला जिला कन्नौज ही है, याद रखिएगा। ई ऑफिस अपनाने वाला जिला कन्नौज। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में क्विज डाला था। कौन सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल, बिल्कुल ठीक है, मगहर। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, कौन से महाजनपद की राजधानी था? मल्ल महाजनपद। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, बाराबंकी, ठीक है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है, यह आपका गलत है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां पर स्थित है, तो यह आपका गाजियाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए परिषदीय विद्यालयों में कितने हजार स्मार्ट क्लासरूम बनाने का निर्णय लिया है? 22,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाने का निर्णय इन्होंने लिया है। तो यही देखिए हमारे आज के 14वें सेट के सारे प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।